अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। IAS 12 इनकम टैक्सेस, ये वो वाहिद IAS है जिसका डिस्क्लोजर CFAP में टेस्ट होता है, क्योंकि इसका डिस्क्लोजर मुश्किल चीज है। अभी लास्ट टाइम भी ये आया पेपर में। ये चूंकि आपने कैफ में पढ़ा होता है तो इसलिए इसकी पहले करा रहा हूँ रिवीजन, फिर चलेंगे मुश्किल चीजों पे। और मुश्किल चीजों से मुराद है कि जो CFAP के स्टैंडर्ड है ना, IFRS 2, IAS 19, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स। लेकिन कैफ वाला भी मैं सारा गो थ्रू जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो इनकम टैक्स होता है वो प्रॉफिट के ऊपर होता है, यानी बिजनेस ने जो प्रॉफिट फॉर द ईयर अर्न किया है उस पे जो इनकम टैक्स लगेगा वो IAS 12 में पढ़ना है। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड एज पर IAS, यानी इन अदर वर्ड्स जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर PBT आ रहा होता है, SOCI के ऊपर जो PBT आ रहा है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। एक होता है टैक्स प्रॉफिट। टैक्स प्रॉफिट होता है अगर इनकम और एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रूल्स अगर तय किए जाए, एज पर टैक्स रूल्स। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी एक साल के अंदर रिसर्च कॉस्ट इनकर किए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक वो उस साल का एक्सपेंस है। लेकिन अगर टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है कि रिसर्च डेवलपमेंट, लिखा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कि रिसर्च डेवलपमेंट नस्ल के जितने भी खर्चे होंगे वो 4 साल पे स्ट्रेट टाइम पे अलाउ होंगे, तो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक वो एक्सपेंस सारा का सारा इस साल का है और टैक्स रूल्स के मुताबिक सिर्फ उसका 1/4 इस साल का है। इसी तरह से अगर अकाउंटिंग में हमने फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन पे रखी हुई है तो उस एक्सपेंस को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट निकला हुआ अकाउंटिंग प्रॉफिट है। लेकिन टैक्स रूल्स में अगर लिखा हुआ है थर्ड स्केड्यूल, क्या रेट होता है प्लांट का, 10% या नहीं पता, मेरा हाल 10% होता है रिड्यूसिंग बैलेंस पे शायद। तो अगर टैक्स रूल्स के मुताबिक प्लांट की डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है तो उसके तहत अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्स प्रॉफिट। ये एक दो मिसालें हैं, यानी वो सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड जो अब तक पढ़ चुके, और IFRS 15 ही लगे, बाकी तो सारा कुछ पढ़ लिया, जो अब तक अकाउंटिंग सारी पढ़ चुके, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जो PBT आ रहा होता है उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और अगर फॉर द पीरियड इनकम एक्सपेंसेस वो लिए जाएं तो टैक्स रूल्स के मुताबिक बनते हैं, उसको टैक्स प्रॉफिट कहते हैं। टैक्स वाले चाहते क्या है? टैक्स वाले क्या चाहते हैं? वो रेवेन्यू कलेक्शन चाहते हैं, वो हमारे प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाना चाहते हैं। तो वो हमारे अकाउंट से मुतमईन क्यों नहीं है? क्योंकि हम झूठ बोल रहे होंगे? नहीं, वो तो ऑडिटेड है, वो हमारी रिकॉग्निशन अमाउंट्स, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल से एग्री नहीं करते। उनके ख्याल में जो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो उससे मुतमईन नहीं है, जो हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे मुतमईन नहीं है। तो टैक्स वाले हमसे चाहते हैं टैक्स कमाना, और उनका बस चले तो सारा कुछ ले जाए, लेकिन टैक्स लेना चाहते हैं। तो टैक्स जो लेना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने क्यों कोई रूल्स बनाए कि फलाने एक्सपेंस की डेप्रिसिएशन रेट ये है, फलानी चीज को इनकम तब मानना है तब नहीं मानना, क्योंकि वो उन रूल्स के मुताबिक जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर टैक्स रेट लगाना चाहते हैं। तो टैक्स वाले हमसे जो टैक्स लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स की बात करो, सेल्स टैक्स की बात नहीं, इनकम टैक्स की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट वाले जो हमें डिफाइंड टैक्स रेट्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना चाहते हैं वो लगेगा इसके ऊपर। तो टैक्स प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा जो कि पेड टू गवर्नमेंट along with रिटर्न, जब रिटर्न फाइल होगी, अच्छा आपने टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया है नहीं किया, आपने एडवांस टैक्सेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कैफ पास किया हुआ है, और ये तो पता है ना कि बिजनेस रिटर्न फाइल करता है ना। तो बिजनेस जो रिटर्न फाइल करता है, बिजनेस गवर्नमेंट को अपना हिसाब किताब बता रहा होता है कि पूरे साल में हमने क्या किया, तो उस रिटर्न के साथ, या पहले भी दे चुका होगा, अगर एडवांस टैक्स भी दे चुका होगा, उस गहराई में नहीं जा रहा कि हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स देना होता है, अज्यूमिंग के रिटर्न के साथ पैसे जमा कराने होते हैं। ये वो ऑफिशियल टैक्स है जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है हमारे इस साल के प्रॉफिट पे रेट लगा के। कौन से प्रॉफिट? जो टैक्स रूल्स के मुताबिक निकला हुआ। इस फिगर को कहते हैं करंट टैक्स।
ये करंट टैक्स है जो गवर्नमेंट को हम ऑफिशियल टैक्स रूल्स के मुताबिक पे करते हैं। IAS 12 ने उसको करंट टैक्स कहा है। इसमें और इसमें फर्क क्यों है? रूल्स का फर्क है। अच्छा, वो जो रूल्स का फर्क है ना, वो दो तरह के फर्क हैं। कुछ फर्क ऐसे हैं जो जस्ट टाइमिंग के डिफरेंसेस हैं, यानी हमने अगर रिसर्च कॉस्ट को सारी की सारी एक साल में रिकॉग्नाइज कर लिया, टैक्स वाले उसको 4 साल में अलाउ करेंगे, तो ये टाइमिंग का फर्क है, अमाउंट का झगड़ा नहीं है। इसी तरह से अगर हमने किसी एक एसेट को इंपेयरमेंट लॉस करके राइट डाउन कर लिया, तो उससे ऑनवर्ड्स हमारी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, और टैक्स वाले अगर उस इंपेयरमेंट लॉस को अलाउ नहीं कर रहे, क्या मतलब अलाउ नहीं कर रहे, यानी टैक्स रूल्स के मुताबिक जब प्रॉफिट निकाला जाएगा तो उसमें इंपेयरमेंट लॉस को एज एन एक्सपेंस नहीं मानेंगे। तो अगर टैक्स वाले उसको अभी अलाउ नहीं कर रहे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कल को टैक्स डेप्शन ज्यादा हुआ करेगी, तो वो ओवर द पीरियड सेटल हो जाएगा। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस या तो उन आइटम्स की वजह से है जिनमें अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में टाइमिंग का फर्क है, या फिर डिफरेंस इस वजह से है कि टैक्स वाले उन चीजों को मानते ही नहीं। बड़े बूढ़े इसको कहीं परमानेंट डिफरेंस कहते थे, लेकिन परमानेंट का वर्ड IAS में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं परमानेंट डिफरेंस का वर्ड भी नहीं बोल रहा। तो ये जो डिफरेंस है ये दो तरह का है, या ये टाइमिंग डिफरेंसेस है, या फिर डिफरेंस इस वजह से है कि कुछ आइटम्स हैं जिनको टैक्स अथॉरिटीज मानती ही नहीं। जैसे अगर हमने कोई फ्रॉड कर लिया और पकड़े गए बाद में, उसके ऊपर हमें कोई पेनल्टी पड़ गई, तो टैक्स वाले उसको कोई एक्सपेंस नहीं अलाउ कर देंगे। इसी तरह से हमने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की, टैक्स वालों ने कहा था कि इतनी अमाउंट से ऊपर पेमेंट चेक के थ्रू होनी चाहिए, हमने लिफ्ट ही नहीं कराई, तो वो उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। तो कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जिसको टैक्स वाले अलाउ ही नहीं कर रहे होंगे, कुछ इनकम्स ऐसी होंगी जिनको टैक्स वाले इनकम ही नहीं मानते होंगे, वो कहते होंगे जो माफ किया, एग्जेम्प्ट होंगी। तो डिफरेंस या तो इन आइटम्स की वजह से है जिन पे टैक्स डिपार्टमेंट वाले कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लगाते, यानी इनकम है तो एग्जेम्प्ट है और कोई एक्सपेंस है तो इनएडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है। या तो इनकी वजह से फर्क है, या फिर उन आइटम्स की वजह से फर्क है जो टाइमिंग का फर्क है। टाइमिंग का फर्क समझ आई बात, कि हम किसी और पैटर्न से एक्सपेंस बना रहे हैं, टैक्स वाले किसी और पैटर्न से अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, ये चूंकि आपको मैं रिकैप दे रहा हूं ना, इसलिए मैंने बहुत कुछ एक ही पिक्चर में बता दिया, वरना कैफ में ये इतना नहीं एकदम से बताता। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बातें मेरी पल्ले पड़ रही हैं, नहीं? तो बिजनेस का जो फॉर द ईयर प्रॉफिट है उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट या PBT कहते हैं, और जो टैक्स रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट है उसको टैक्स प्रॉफिट कहते हैं। जो ऑफिशियली गवर्नमेंट को टैक्स पे होना है, जो रिटर्न के साथ जमा कराया जाएगा IAS 12 में, इसको करंट टैक्स कहा गया है, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट को देना है। और ये जो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो किन रूल्स के मुताबिक है? IAS IFRS के मुताबिक। और सब एग्जैक्टली तो नहीं आप ऐसे कह सकते, लेकिन जो मेजॉरिटी अकाउंटिंग के रूल है ना, उनके बुनियादी प्रिंसिपल्स के अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट? एक्सपेंसेस उसी पीरियड में एक्सपेंस आने चाहिए जब उनसे रिलेटेड बेनिफिट मिल रहा है, इनकम उसी पीरियड में आनी चाहिए जब वो अर्न हो रही है। इसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह लें चाहे मैचिंग कॉन्सेप्ट कह लें। यही वजह है कि डेप्रिसिएशन को ओवर द पीरियड चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बेनिफिट ओवर द पीरियड मिल रहे होते हैं। तो चूंकि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, तकरीबन सब की जिंदगी का मकसद है कि मैचिंग पूरी होनी चाहिए। तो इस साल जितने हमने प्रॉफिट्स कमाए, अज्यूमिंग कि उनमें किसी पे भी टैक्स वालों को ये वाला एतराज नहीं है, हमने इस साल जितने भी प्रॉफिट कमाए, अज्यूमिंग कि उनमें से ये कोई आइटम नहीं है। ये दो चीजों में फर्क समझ आ रहा है? ये टाइमिंग का फर्क है, और ये वो है जो टैक्स वाले रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इन सब के ऊपर टैक्स लगना चाहिए ना, लेकिन ये इससे डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ आइटम्स की टाइमिंग का फर्क आ गया। तो ये जो करंट टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा, क्या ये फॉर द ईयर प्रॉफिट से मैच कर रहा होगा? क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसी इनकम फॉर द ईयर मानी होगी जो हो सकता है टैक्स वालों ने इस साल ना माननी हो। हमने इस साल कोई ऐसा एक्सपेंस लिखा होगा जो टैक्स वाले हो सकता है फिलहाल अलाउ ना करें। तो करंट टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट से मैच नहीं कर रहा इसकी वजह से। तो मैचिंग पूरी कराने के लिए हमें एक और एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है, उस एडजस्टमेंट को डेफर्ड टैक्स कहते हैं। इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज होता है, और इसकी जिंदगी का मकसद होता है ताकि टैक्स जो टोटल बने, टोटल टैक्स एक्सपेंस क्या कहलाएगा? करंट और डेफर्ड मिला के जो टोटल टैक्स एक्सपेंस बने वो इससे मैच कर रहा हो। ये एक ओवरऑल पिक्चर बताइए मैंने IAS 12 की। डेफर्ड टैक्स की जिंदगी का मकसद यह है कि जो टोटल टैक्स एक्सपेंस है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से मैच कर जाए।
ये जो मैंने आखिरी बात जबानी बोली है वो भी अगर आप ये सारा कुछ नोट कर रहे हैं कि टोटल टैक्स एक्सपेंस होगा करंट प्लस डेफर्ड, और डेफर्ड टैक्स की जिंदगी का मकसद यही है कि जो टोटल टैक्स एक्सपेंस है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ मैचिंग कर जाए। ये इसकी ओवरऑल पिक्चर है। पहले करंट टैक्स बनाता हूं, फिर डेफर्ड टैक्स बनाते हैं। जी ये बताऊं तो नोटिस मिटा दो। पहले करंट टैक्स करते हैं। करंट टैक्स प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रूल्स क्या बना और एज पर टैक्स रूल्स क्या बना?
जी अकाउंटिंग प्रॉफिट है बना 167, टैक्स प्रॉफिट 157, करंट टैक्स 25% किस पे लगेगा? टैक्स प्रॉफिट। थर्टी। अच्छा ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन हो गई। एग्जाम प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होती, और असल में भी ऐसे नहीं होता। असल में वो रिटर्न के ऊपर वो रिकैलकुलेशन ही बनती है। असल में ये 157 ऐसे नहीं निकलता। मुझे नहीं पता, मैंने तो सुनी सुनाई बात लिखी। ये बाकी भी देख लें भाई। पॉइंट ये तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ही मैंने 38.75 कैलकुलेट किया है, अदरवाइज असल में भी और एग्जाम में भी ये करंट टैक्स और टैक्स प्रॉफिट ऐसे नहीं निकलता। पहली बात डाटा भी नहीं होता। एग्जाम प्रेजेंटेशन ये है कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं जो कि है 167, और जो अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स के फर्क हैं उन डिफरेंसेस को एडजस्ट करते जाते हैं। जैसे इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है टैक्स वालों को, डेप्रिसिएशन पे इख्तलाफ है। हम कहते हैं 40 है, टैक्स रूल्स के मुताबिक 58 बनती है। दो बातें दोनों ठीक है। 18 लेस कर दें, क्या ऐड कर दें? हमने 40 का एक्सपेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है, टैक्स रूल्स के मुताबिक 58 बनता है, तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो 18 और लेस कर दें, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बनती है वो एड बैक कर दें, और जो टैक्स डेप्रिसिएशन बनती है वो लेस कर दें। 18 मजीद लेस कर दें, एक्सेस टैक्स डेप्रिसिएशन, या फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दें। R&D बैड डेट सब में बिल्कुल ऐसे ही है कि जो अकाउंटिंग फिगर बनती है वो रिवर्स करके जो टैक्स फिगर बनती है वो डाल लें। अकाउंटिंग के मुताबिक R&D बनता है 10, टैक्स के मुताबिक है 7। बैड डेट अकाउंटिंग के मुताबिक बनता है, और अकाउंटिंग के मुताबिक बैड डेट होता है जो बैड डेट एक्सपेंस है, यानी कि डाउटफुल डेट भी मिला के, जबकि टैक्स वाले अलाउ करते हैं सिर्फ जो एक्चुअल राइट ऑफ होता है। तो अकाउंटिंग वाला बैड डेट एड बैक कर लेते हैं, टैक्स वाला लेस कर लेते हैं। इनकम हमने IFRS 16 लगाया होगा, हमने तो उसको स्ट्रेट लाइन पे बांटा हो सकता है। टैक्स वाले जितना असल किराया है उसको मानते होंगे, तो जो अकाउंटिंग रेंट इनकम है वो लेस कर देते हैं, लेस, और जो टैक्स के मुताबिक रेंट इनकम बनती है वो डाल लेते हैं 10। जो हमें पेनल्टीज पड़ी हैं टैक्स वाले वो नहीं अलाउ कर रहे, तो क्या करें? एड बैक कर दें, टैक्स वाले अलाउ नहीं कर रहे। और हमने जो इंश्योरेंस एक्सपेंस बनाया होगा वो तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत बनाया होगा, हो सकता है टैक्स वालों ने पेमेंट अलाउ की हो, तो जो अकाउंटिंग के मुताबिक इंश्योरेंस एक्सपेंस बनता है वो एड बैक कर देते हैं, और जो टैक्स के मुताबिक इंश्योरेंस एक्सपेंस बनता है वो लेस कर देते हैं। और इसका आंसर यही 155 ही आएगा। देख लें, चेक कर लें, मुझसे कोई ब्रैकेट ना गलत लगे हो। जी 155 ये आ गया टैक्स प्रॉफिट, और करंट टैक्स इसके ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा 38.75। तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन की प्रेजेंटेशन ये नहीं है, ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बताया था। एग्जाम प्रेजेंटेशन वो है।
जी नोटेड। अच्छा अब आप चैप्टर में आए। चैप्टर में पहला पेज, ये चैप्टर 11 है। पहले पेज के टॉप पे ये जो मैंने 3 टर्म्स लिखी हुई हैं ये बता दी आपको, देख लें एक बार। अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स प्रॉफिट, करंट टैक्स। अच्छा आप अगले पेज पे आए। ये बाकी पेज पे जो कुछ लिखा है उसको छोड़ दें, अगले पेज पे आए। ये सबसे ऊपर एंट्री लिखी हुई है, ये भी कैफ में पड़ी होती है, एक बार इनको देख लें तो ब्रो। हर साल के एंड पे करंट टैक्स कैलकुलेट होगा और रिटर्न फाइल करने में तो भी 6 महीने पड़े होंगे। अगर ईयर एंड 30 जून है तो रिटर्न तो होनी है दिसंबर में जाके फाइल। तो जो उस साल का टैक्स कंसल्टेंट हमें करंट टैक्स कैलकुलेट करके देगा, या अगर हम खुद ही काबिल हैं तो उससे हम ईयर एंड पे ये एंट्री कर लेंगे। हर साल का जो करंट टैक्स फॉर दैट ईयर बनता होगा, साल के एंड पे टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल क्रेडिट। ये जो एंट्री नंबर 2 है ये क्या है? जब हम कोई रिटर्न फाइल करते हैं, और कितने साल जिंदगी के टैक्स वाले में तंग कर सकते हैं? 6 हैं शायद, है ना? वैसे तो किसी सेक्शन के तहत पुराने भी निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 6 हैं शायद। तो हमने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद टैक्स वालों ने अगर ऑडिट खोल लिया और 2-4 साल के बाद सारा कुछ फाइनल करने के बाद हमें असेसमेंट ऑर्डर दिया और ये कहा कि आपका ना इतना टैक्स और बनता है। जैसे 2024 में 2021 से रिलेटेड कोई ऑर्डर मिला और टैक्स वालों ने कहा कि हमने 21 आपका क्लोज कर दिया, आपका 10 मिलियन और बनता है। तो ये जो 10 मिलियन वो हमसे और मांग रहे हैं, ये 2024 ईयर के प्रॉफिट्स के ऊपर है, नहीं ये 21 के प्रॉफिट्स का है, लेकिन मिल 24 में रहा है ऑर्डर। इसको हम ये समझेंगे कि ये हमारा एस्टीमेट चेंज, यानी हमने जब 2021 में रिटर्न भरी थी तो अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक भरी थी। अगर टैक्स वालों को हमारे कागजों पे एतराज है और वो हमसे और टैक्स मांग रहे हैं तो ये एस्टीमेट चेंज माना जाएगा। तो इसको एक्सपेंस कब बनाएंगे? 2021 के प्रॉफिट्स रीस्टेट करेंगे कि 2024 में एक्सपेंस बना देंगे? क्योंकि एस्टीमेट चेंज मान रहे हैं तो 2024 में एक्सपेंस मान लेंगे। और अगर टैक्स वालों ने कहा कि हमने आपका 21 क्लोज किया है तो आप तकल्लुफ कर गए थे, आप 6 मिलियन ज्यादा दे गए थे, ये ले वापस, तो इसको हम लोग फिर 2024 में इनकम मान लेंगे। तो अदर इनकम तो नहीं मानेंगे, टैक्स एक्सपेंस को ही नेगेटिव कर देंगे। तो ये इस पहले डब्बे के अंदर 2 एंट्रीज हैं। एक जो हर साल के पे उस साल का करंट टैक्स निकालना है, पहली एंट्री। और दूसरी, अगर इस साल में कोई पिछले साल की असेसमेंट मिली है और उसके ऊपर टैक्स वाले हमसे या तो मजीद टैक्स मांग रहे होंगे, पहली एंट्री, या पुराना वापस कर रहे होंगे, तो ये दूसरी एंट्री। ये करंट टैक्स की एंट्री हो गई। फिर ये जो दूसरा डब्बा बना हुआ है ये भी एक दफा पढ़ के देख लें। ये वही है जो मैंने भी सवाल से दिखाया है, बस इसमें 2 चीजें और डाल दी मैंने। अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया, और ये कोई लाजमी नहीं है कि इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस और एग्जाम्प्ट इनकम और एडजस्टमेंट्स अलग अलग लिखे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी है। वो आइटम्स जो टैक्स वाले रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, जो मैंने पहले 2 लिखे हुए, इनएडमिसिबल और एग्जाम्प्ट इनकम, और वो आइटम्स जो टैक्स वाले डिफरेंट तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जो अभी इस सवाल में मैंने किया। ये सब प्लस माइनस करने के बाद ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस देख लें क्या होता है। 2023 में ऐसे ही अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया था, और एडजस्टमेंट्स डालने के बाद जो टैक्स प्रॉफिट निकला वो टैक्स प्रॉफिट की बजाय टैक्स लॉस निकल आया 40 का। तो अगर प्रॉफिट होता तो टैक्स वाले टैक्स लगा देते, और अगर लॉस है तो हमें पैसे दे जाएंगे, रख लो। इसको वो कहेंगे कि अगले साल यूज कर लेना। तो 23 के हिसाब से ये टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड कहलाएगा। और जब 2024 सॉल्व कर रहे होंगे और अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करके टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचेंगे तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस होगा। फिर फाइनली जो टैक्स बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। तो किसी भी साल का करंट टैक्स निकालते हुए अगर पिछले साल के लॉसेस आ रहे हैं तो वो भी लेस होते हैं। ये मैंने इस डब्बे के अंदर चौथी लाइन डाली थी। लॉसेस डल गए, टैक्स रेट लग गया, एक टैक्स की फिगर आ गई। उस टैक्स की फिगर में टैक्स वाले हमें कोई टैक्स क्रेडिट्स भी अलाउ कर सकते हैं। ये क्या चीज होती है? ये कुछ सेक्शंस के तहत है, कोई टैक्स में छूट मिलती है, उनमें से कुछ कैरी फॉरवर्ड करना भी अलाउ है। पाकिस्तान में कोई ज्यादा है नहीं कैरी फॉरवर्ड अलाउ, कोई एक आधा ही है शायद, अगर टैक्स का कुछ चीता चीती बैठा है तो। लेकिन मेरे इनके मुताबिक शायद कोई एक आधा है, अदरवाइज टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं। तो टैक्स, अच्छा इस टैक्स क्रेडिट को मैंने ऊपर क्यों नहीं माइनस किया? जहां ऊपर इतनी सारी चीजें लेस कर रहा था तो उसको ऊपर क्यों नहीं माइनस किया? ये टैक्स की अमाउंट में कमी है, तो पहले टैक्स की अमाउंट निकाल तो लें। तो टैक्स की अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद टैक्स क्रेडिट इसमें कमी है। फिर जो एंड आंसर बनेगा ये करंट टैक्स फॉर करंट ईयर है, जिसकी पेज के टॉप पे एंट्री की है।
हाँ जी। अच्छा, उसके बाद देखें पेज से ना मिड ऑनवर्ड तकरीबन मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है। ये मैंने ना सिर्फ कुछ टिप्स लिखी हैं, ना ये कंप्लीट लिस्ट है, ये सिर्फ टू स्टार्ट विद कुछ टिप्स हैं कि हम लोग करंट टैक्स के सवाल करते हुए ये चीजें अज्यूम करके चल रहे होंगे। हाँ, सवाल वाला कुछ बता दे मजीद तो बता दे, अदरवाइज ये चीजें काम आएंगी। इनमें से कुछ तो बिल्कुल सिंपल हैं और पढ़ के ही समझ आ जाएंगी, तो जो पढ़ के समझ वो मैं आपको बता देता हूं, जो कहूंगा वो पढ़िएगा। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पढ़ लें। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जी। अच्छा, ये मैं मेनली ना इस वक्त मेरा पर्पस है मेनली कैफ वाला रिवाइज करके फिर मुश्किल चीजों पे आना, तो इसमें कुछ चीजें कैफ रिलेटेड ही हैं, जैसे सीफैप में ये एक्रूअल प्रीपेमेंट में नहीं उलझाने वाला काम। तो पॉइंट 1 पढ़ लें। बाय डिफॉल्ट इनकम और एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस पे ट्रीट होते हैं, अनलेस कि कोई स्पेसिफिक आइटम कह दी हो तो। पॉइंट 1 2 3। अच्छा, इसी तरह जो पॉइंट 4 है ना, ये भी मेरे ख्याल में सीफैप लेवल पे तो शायद ना हो, क्योंकि ये IAS 37 की बात है, वो चूंकि सीफैप में नहीं है तो इसलिए ये शायद सीफैप में लिफ्ट ना हो इस बात को। बहरहाल याद करा देता हूं। IAS 37 हम कुछ ऐसे वादे कर चुके होते हैं, कुछ ऐसे कामों में फंस चुके होते हैं कि अब हम खर्चा अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे हम कस्टमर्स को चीजें बेच चुके और वादे कर चुके, वारंटियां दे चुके, अगर इनमें कोई खराबी निकली तो हम ठीक करके देंगे। तो क्या खराबी निकल आई है? अभी नहीं, लेकिन हम चूंकि चीज बेच चुके हैं और वो जो खराबी उस चीज में निकलनी है वो अचानक निकल आनी है या पहले से मौजूद होगी। जब कोई चीज खरीदी और उसमें कोई वारंटी क्लेम आता है तो बाद में कुछ अचानक खराब हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है तो वो निकलता है बाद में। तो हम अगर कोई चीज बेच चुके, वारंटी दे चुके, 1 साल की वारंटी, कि इसमें कोई खराबी निकली तो हम रिपेयर करके देंगे, तो हम खराब चीज बेच चुके हैं। तो IAS 37 कह रहा है कि आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि आपको वो कल को खर्चा पूरा कर, प्रोविजन अभी से बना लेते हैं IAS 37। टैक्स वाले इस तरह के वादों को, टैक्स वाले कहेंगे कि जब होगा तो बताना, तो हमने अकाउंटिंग कर ली होगी बेस्ट अंदाजों पे, जबकि टैक्स पर्पसेस के लिए क्या डिडक्शन मिलेगी? जो एक्चुअल खर्चा होगा। तो पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें। जी। अच्छा, इसके अलावा आप पढ़ लें, चलो ठीक है, पॉइंट 5 IAS 19। हमने एक्सपेंस बनाया होता है वो करंट सर्विस कॉस्ट वगैरह, टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करते हैं जो असल में पैसे गए हैं। अब वो सवाल का वाला बता सकता है कि वो कंट्रीब्यूशंस को डिडक्शन अलाउ करेंगे या जो असल बेनिफिट पे हुए हैं उसको अलाउ करेंगे। बाय डिफॉल्ट वैसे बेनिफिट्स को करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल की वर्डिंग देखनी पड़ेगी। हमने एक्सपेंस माना करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, IAS 19। टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ करनी है जो बेनिफिट्स पेड है। अच्छा, तो ये सारे जो पॉइंट बता रहा हूं, करना क्या है हमने? यानी करंट टैक्स निकालना तो क्या करना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट से चलना शुरू कर रहे हैं, इन अकाउंटिंग वाली फिगर्स को रिवर्स करके टैक्स वाली फिगर्स को डालना। 6 भी पढ़ लें। ये जो वैल्यूएशन के गेन लॉस होते हैं ना, फेयर वैल्यू गेन लॉस, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, टैक्स वाले इन चशकों को नहीं मानते। वो कहते हैं जब बिकेगा तो बताना। तो ये जो वैल्यूएशन के गेन लॉस होते हैं, हमने इनको इनकम एक्सपेंस मान लिया होता है। टैक्स वाले इनको जब बेचेंगे तभी उस पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम जो इन फेयर वैल्यू गेन लॉस, इंपेयरमेंट गेन लॉस को मान चुके होते हैं वो रिवर्स कर देना है, क्योंकि टैक्स वाले लिफ्ट नहीं करवाते। ये पॉइंट 6 है। पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? पॉइंट 7 भी पढ़ लें। अभी कल तो लेसी खत्म किया है। लेसी राइट ऑफ यूज एसेट मान के उसको डेप्रिशिएट कर रहा होता है और लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट को एक्सपेंस बना रहा होता है। टैक्स वाले कहते हैं कि जब तुम्हारा एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस बात की? टैक्स वाले किराए को एज अ डिडक्शन अलाउ करते हैं, यानी टैक्स वाले पूरी लीज पेमेंट को डिडक्शन अलाउ करते हैं, जबकि लेसी ने अपनी बुक्स में क्या किया होगा? राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट किया होगा और लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया होगा। तो राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे और लीज पेमेंट को लेस कर देंगे। ये पॉइंट 7 में कहा हुआ मैंने। अच्छा, पॉइंट 8 में जो पहला सेंटेंस है ना, ये तो मैंने बस एक सवाल में पॉइंट टेस्ट हुआ था कैफ में, तो उसकी वजह से लिख दिया था। मेन आप लोगों को बताने वाली बात इससे अगला सेंटेंस है, फॉर टैक्स पर्पसेस से। ये पढ़ लें। पॉइंट 8 पहला सेंटेंस पढ़ना है तो पढ़ लें। ये मैंने सिर्फ एक कैफ के सवाल की वजह से लिखा था, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इससे अगला सेंटेंस, फॉर टैक्स पर्पसेस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी होती है अमोर्टाइज कॉस्ट पे। हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे एक्सपेंस माना होगा? अमोर्टाइज कॉस्ट होती थी कुछ, हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाया होता है, जबकि टैक्स वाले जो हम ऑफिशियली पे कर रहे होते हैं उसको अलाउ करते हैं। यानी टैक्स वाले कूपन को अलाउ करते हैं, हम इफेक्टिव रेट पे चल रहे होते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने फॉर टैक्स पर्पसेस को। ये टैक्स वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कूपन पेमेंट को अलाउ करते हैं, जबकि हमने इंटरेस्ट रेट मेथड लगाया होता है।
तो क्या करना है फिर करंट टैक्स के लिए? अच्छा, इन सारे पॉइंट्स के अंदर कॉमन बात यह है कि अकाउंटिंग फिगर को रिवर्स करना है, टैक्स फिगर को डालना, सब में कॉमन बात यही है। 9 भी पढ़ लें, ये भी सीफैप लेवल पे टेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी कैफ पे ही होती है, क्योंकि ये भी आईएस 37 की चीज है। डिसमेंटलिंग की अगर हमने प्रोविजन बनाई हुई है तो हम हर साल उसमें हवा भर के इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, टैक्स वाले नहीं अलाउ करते। वो कहते हैं जब डिसमेंटलिंग करोगे तो बताना। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 मेरे ख्याल में शायद मैंने गलती से दोबारा लिख दिया है, ये बात मैं पॉइंट 8 में कह चुका हूं, बल्कि पॉइंट 11 ज्यादा बेहतर लिखा हुआ है, पॉइंट 8 की बजाय पॉइंट 11 ज्यादा बेहतर है। और पॉइंट 10, अगर सवाल में डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करनी पड़ गई तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होती है और टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स की कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होती है। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि मैं ना एक सवाल बोर्ड पे करता हूं, लेकिन उससे पहले ना 2 आसान सवाल आप जबानी कैफ के सवाल हैं, आप 2 सवाल जबानी देख लें और एक फिर मैं बोर्ड पे खुद कर देता हूं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सिर्फ करंट टैक्स की कैलकुलेशन जबानी देख दें, फिर एक सवाल मैं खुद बोर्ड पे करता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जबानी देख दें, करंट टैक्स सवाल पढ़ें, सॉल्यूशन देखें, बहुत है जबानी भी देख लेंगे तो फिर एक मैं बोर्ड पे कर देता हूं।
दोनों देखेंगे। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ लें, मैं कर देता हूँ बोर्ड पे ताकि एक तरह हाथ से भी गुजर जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ लिया, मैं करता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट जो भी है, मैं रिक्वायर कर रहा हूं करंट टैक्स निकालना। जब आपको ये डेफर्ड टैक्स पूरा करा दूंगा तो फिर हम नोट की शक्ल तक पहुंचेंगे। अभी बस सिर्फ इस सवाल से मैं करंट टैक्स निकाल रहा हूं जी। स्टार्टिंग पॉइंट अकाउंटिंग प्रॉफिट पीबीटी कितना है? 80। तरतीब जाते हैं और जिन जिन आइटम्स पे अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में फर्क है, अकाउंटिंग फिगर्स को रिवर्स करके टैक्स फिगर शामिल कर लेंगे। अच्छा, चूंकि ये कैफ का सवाल है इसलिए इसमें प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आ रहा है। ये असल में डीबीओ है, जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की लायबिलिटी होती है, ये वो है। और जो नीचे ग्रेच्युटी एक्सपेंस नजर आएगा, अगर आया तो ये करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट फॉर द ईयर होगा। और जो ग्रेच्युटी पेड नजर आएगा तो ये बेनिफिट्स पेड होगा। ये चूंकि कैफ का सवाल है इसलिए टर्म्स कैफ वाली हैं। तो टैक्स वालों ने डिडक्शन किसकी अलाउ करनी है? जो ग्रेच्युटी एक्सपेंस फॉर द ईयर है, जो पेड फॉर द ईयर है। तो जो ग्रेच्युटी एक्सपेंस हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है वो एड बैक कर देते हैं। लेकिन ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है या ये कोई डीबीओ का ओपनिंग क्लोजर, कैसे पता? सिर्फ इस वजह से कि नीचे ओपनिंग दिया हुआ है, फॉर द ईयर का वर्ड लिखा हुआ है, फॉर द ईयर। तो ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है। ये मैं भी बिल्कुल टॉप पे जो टेबल है उसकी बात कर रहा हूं। जो 12 मिलियन है ये ग्रेच्युटी एक्सपेंस फॉर द ईयर है, तो ये कर देंगे एड बैक। और ग्रेच्युटी अगर एक्सपेंस एड बैक कर रहे हैं तो ग्रेच्युटी पेड लेस करनी पड़ेगी। वो है सवाल में कहीं? जी, आगे जाके आ रही है ग्रेच्युटी पेड, वो लेस कर देंगे। और आगे चलें, बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। टैक्स वाले अलाउ करते हैं राइट ऑफ, तो ये तो है एक्सपेंस फॉर द ईयर, हमें राइट ऑफ ढूंढना पड़ेगा। बैड डेट राइट ऑफ का कहीं जिक्र है आगे? जी नहीं, कहीं जिक्र नहीं है। ये मैं इधर साइड पे वर्किंग कर तो देता हूं, लेकिन ये ना डेफर्ड टैक्स में काम आनी है। सीफेयर लेवल पे वो बैड डेट्स में नहीं उलझाना चाहिए उसको। ये कैफ की चीजें, ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, एक्सपेंस फॉर द ईयर और राइट ऑफ, ये बैड डेट की कहानी होती है। सवाल में हमें क्या क्या फिगर्स अवेलेबल हैं? बैड डेट एक्सपेंस है 10, ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 2, बस और कुछ नहीं बताया।
अब हमारी मर्जी है, हम चाहें तो 12 को राइट ऑफ ले लें और ये 0 कर दें, और चाहें इसको 0 करके 12 यहां कर लें। दोनों बातें एंड रिजल्ट सेम आंसर देंगी। तो इसलिए मैं कह देता हूं राइट ऑफ कोई नहीं है, तो बैड नेट एक्सपेंस एड बैक कर देते हैं। और टेबल में आगे चलें। कैपिटल गेन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर जो कि एग्जाम्प्ट है, तो माइनस कर दें। कितना? 5। ये माइनस कर दिया। जी फिर ये टेबल खत्म हो गया। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इनका डेफर्ड टैक्स। पॉइंट नंबर 2 बिल्डिंग्स हैं जिनकी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है और इनकी कॉस्ट भी है, इस साल नई खरीदी भी हैं, बेची भी हैं। और पॉइंट नंबर 3 में इनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के रेट्स बताएं। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी हमें खुद 5% लगा के कैलकुलेट करनी पड़ेगी और टैक्स डेप्रिसिएशन भी हमें 10% लगा के खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और बाकी पीपीई का कह रहा है कि रोला ही कोई नहीं है, मसला सिर्फ बिल्डिंग का है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी 15 की निकालनी पड़ेगी और टैक्स डेप्रिसिएशन भी निकालनी पड़ेगी। ये जो टेबल के अंदर पहली फिगर दी हुई है 350, ये कॉस्ट है कि नेट बुक वैल्यू है? क्यों? परचेज नहीं भाई, उससे पुराना ओपनिंग बैलेंस। 350 मिलियन की बात कर रहा हूं, कॉस्ट है कि बुक वैल्यू? कॉस्ट है। पॉइंट 2 शुरू ही कहां से हुआ? द कॉस्ट। तो ये कॉस्ट है, यानी जो बिल्डिंग साल के शुरू में मौजूद थी ये उसकी कॉस्ट है, और जो इस साल एक बेची है और जो खरीदी है वो उनकी कॉस्ट बताई है। वर्किंग टू में ना पहले हम अकाउंट, क्योंकि यहां पर मामला सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का नहीं है, जो बिल्डिंग बेची है उस पे गेन लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकालना है, वो भी अकाउंटिंग और टैक्स रूल का फर्क हो सकता है। तो बिल्डिंग का जो कुछ भी सवाल में है पहले मैं अकाउंटिंग मैटर सॉल्व करने लगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मैं 3 टुकड़ों में बांट लेता हूं बिल्डिंग को। एक जो बिक गई उसकी कहानी अलग ले लेते हैं, जो खरीदी उसकी अलग, और जो बाकी है उनकी अलग। डिस्पोजल वाले का क्या मामला है? ये कब खरीदी थी? जो बिल्डिंग बिकी है वो कब खरीदी थी? 1 जनवरी 13 पे। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 30। 2013 में डेप्रिशिएट हुई होगी कितनी? 5%, और 14 भी लगा लें साथ, चलो इतनी। फिर 2015 में बेच दी, कब? तो 15 में ये डेप्रिशिएट हुई 5% इंटू 4/12, 0.5। यानी जब ये बिकी तो इसकी बुक वैल्यू थी इतनी। 15 मैंने अलग इसलिए निकाली क्योंकि हम 15 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो 15 की डेप्रिसिएशन भी चाहिए थी, ये इकट्ठी कर ली मैंने। कितने की बेची जी? तो कितना गेन कमाया? 8.5। ये हो गई बिकने वाली बिल्डिंग की कैलकुलेशन। एडिशन वाले पे आते हैं। एडिशन वाला कितने का खरीदा? 40। डेप्रिसिएशन इसकी 2015 में कितनी हुई? जब मैं इसी सवाल को डेफर्ड टैक्स के लिए दोबारा सॉल्व कराऊंगा ना, तो ये वर्किंग्स आपने अगर नोट की हुई हो तो मैं फिर तब फिगर्स ये पूछूंगा। और जो बाकी रह गई, इनकी कॉस्ट कितनी थी? 320। इसके अलावा बाकी, और ये कब से चली थी? तो इनको भी 2013 2014 में 5% करके इतना डेप्रिशिएट कर लिया था, 288। 2015 में फिर ये पूरा साल मौजूद रही तो 5% का डेप्रिशिएट कर लिया। हाँ, स्ट्रेट लाइन 320 पे ही लगना है। ये मैंने वर्किंग इसलिए की है, यहां से डेप्रिसिएशन भी निकालूंगा करंट टैक्स के लिए, और जब इस सवाल को डेफर्ड टैक्स के लिए करवाऊंगा तो मैं कैरिंग अमाउंट भी लूंगा। ये सारी मेहनत की है अकाउंटिंग के लिए, अब यही सारा कुछ हमें टैक्स के लिए भी करना पड़ेगा। टैक्स रूल्स लगाते हैं। जो बिल्डिंग बिक गई
कितने की खरीदी थी? 30 की। टैक्स डेप्रिसिएशन किस तरह लग रही है? 10% रिड्यूसिंग। तो 2013 में ये डेप्रिशिएट हुई होगी 3, फिर 14 में डेप्रिशिएट हुई होगी 2.7 पॉइंट। और टैक्स डेप्रिसिएशन लिखी रही है सवाल में, लेकिन बाय डिफॉल्ट फुल ईयर होती है। ये लिखी हुई है? नहीं लिखा ना, फुल ईयर होती है, यानी बेचते हुए कोई डेप्रिसिएशन नहीं। तो 15 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं, और जब इसको बेच दिया 35 का, तो टैक्स पर्पसेस के लिए गेन कितना निकला? फुल ईयर बेसिस। ये हो गई जो बिक गई। जो रिमेनिंग बच गए उनकी कॉस्ट क्या थी? 320। 2013 में डेप्रिशिएट हुई होगी 10%, फिर 2014 में डेप्रिशिएट हुई होगी 10%, टू 49.2, और फिर 2015 में फिर से डेप्रिशिएट हुई होगी 10%, 259, 25.92। ये हो गई रिमेनिंग ओपनिंग। और जो एडिशन वाली थी कितने की खरीदी थी? 40। और फुल ईयर डेप्रिसिएशन होती है तो ये पूरा 4 डेप्रिशिएट हो गई। तो इस वर्किंग से हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्शन मिल गई, और अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल और टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल मिल गया। वो सब नोटेड तो करें। चलें कर लिया नोट।
अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कर देते हैं एड बैक, और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है 0.5 ये है, एडिशन के ऊपर 1 है और रिमेनिंग के ऊपर 16 है, और टैक्स डेप्रिसिएशन कर देते हैं माइनस। टैक्स डेप्रिसिएशन जो बेचा उस पर कोई नहीं है, एडिशन वाले पे 4 है और रिमेनिंग वाले पे 25.92 है, 29.92। जो हमने अपनी बुक्स में गेन ऑन डिस्पोजल निकाला है वो रिवर्स कर देते हैं, यानी 8.5 रिवर्स, और जो टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल बनता है वो डाल लेते हैं। कितना 10.7। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 और 3। पॉइंट नंबर 4, ये अभी भी ताज़ा लीज किया है। 1 जनवरी 15 यानी इसी साल एक लीज पे मशीन ली थी, और उसकी आगे फिर कैलकुलेशंस हैं ताकि राइट ऑफ यूज निकाल सकें और लीज का इंटरेस्ट निकाल सकें। इनिशियल 30 एडवांस है और बाकी रह गए 30 4। 31 माइनस 1.1259 पावर माइनस 4 119.9। अच्छा 99 चल रहा, और चूंकि पहला ही साल है तो इस पहले साल की इसकी डेप्रिसिएशन आ गई डिवाइडेड बाय 5। करंट टैक्स के लिए इसकी डेप्रिसिएशन काम आएगी, और जब इसी सवाल को डेफर्ड टैक्स के लिए उठाऊंगा तो फिर ये कैरिंग अमाउंट होगी। और लीज लायबिलिटी इनिशियल रिकॉर्ड हुई 120 की, एडवांस तो कैश लेस हो गया 30, इस 90 के ऊपर लग गया इंटरेस्ट 90 इंटू 12.59 11.331। करंट टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस लूंगा, और जब डेफर्ड टैक्स कराऊंगा तो एसेट की कैरिंग अमाउंट और लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट। राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन एड बैक, इंटरेस्ट एड बैक, और पूरी लीज पेमेंट वो डिडक्शन अलाउ हो जाएगी 30। और लास्ट 5 1 मिलियन की पेनल्टी, तो ये टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगी एड बैक। और ये जो इससे अगला पॉइंट है ये करंट टैक्स और प्रायर ईयर है, ये नोट में काम आएगा। करंट टैक्स और करंट ईयर यही है बस। टैक्स प्रॉफिट क्या जी 83.11, और करंट टैक्स लग जाएगा तो 5.9। ये हो गया जी करंट टैक्स। चले करंट टैक्स बहुत है, डेफर्ड टैक्स करते हैं नमाज के बाद, ठीक है।